Welcome back to Beep Physics. Have you tried opening a heavy door right next to the hinges? It is practically impossible, but at the handle, it opens effortlessly. Where you apply force changes everything. आए समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम दरवाजे को हैंडल से आसानी से खोल सकते हैं। बेटा आपके सामने ये डोर है, जिस पॉइंट से डोर वॉल के साथ अटैच्ड है इसको हम नाम देते हैं हिंज और सम टाइम इसको हम नाम देते हैं पिविट। कुछ एग्जांपल्स में हम इसको पिविट का नाम देंगे और कुछ एग्जांपल जैसा कि डोर है इसको हम हिंज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि क्यों हिंज के करीब से आप अगर फोर्स अप्लाई करें तो आपके लिए दरवाजा खोलना मुश्किल है एज कंपेयर टू अगर आप हैंडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करें। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखें, एक नट जो कि आपसे ओपन नहीं हो रहा एक छोटे से रेंच से, तो अगर आप उस रेंच की या उस स्पैनर की लेंथ इंक्रीज कर दें तो वही नट खोलना आपके लिए आसान हो जाता है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है उसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन जो है ना हमारे ज़हन में बार बार आता है कि फोर्स सेम है, डोर सेम है, लेकिन एक डिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया और वो डिस्टेंस कैसे फोर्स को चेंज कर रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है आए समझते हैं। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो फोर्स बॉडी को मूव करवाती है, एक्सेलरेट करवाती है या स्पीड अप करवाती है या स्पीड डाउन करवाती है। लेकिन क्या हो अगर बॉडी एक पॉइंट से फिक्स्ड हो? इफ अ बॉडी हैज अ fixed point, like in the example of door it is hinge and in case of spanner it is pivot। ये जो नट है जिसके अराउंड ये स्पैनर ने मूव करना है इसको हम पिविट पॉइंट बोलेंगे। तो बेटा जब भी कोई बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसका कोई फिक्स पॉइंट है तो बेटा वो फोर्स उसको क्या करेगी? इट विल रोटेट। वो बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी, बट वो हमेशा रोटेट नहीं करेगी। आपका फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम पिविट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपका कोई पॉइंट फिक्स्ड है, किसी भी बॉडी का कोई एक पॉइंट फिक्स्ड है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो रोटेट करेगा, लेकिन उस रोटेशन के लिए फोर्स और डिस्टेंस का आपस में 90 डिग्री होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस डोर को अगर हम इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, एफ अप्लाई करते हैं, ये डोर कभी भी नहीं खुलेगा। इस फोर्स के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं ये कभी भी नहीं ओपन होगा। इस डोर को इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा आउटवर्ड या इनवर्ड, ये डोर ओपन होगा या क्लोज होगा। इसी तरीके से आप स्पैनर देखें, स्पैनर के ऊपर डिस्टेंस और फोर्स इनके दरमियान का अगर एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल यहां से लेकर और यहां तक स्पैनर के डिस्टेंस और आप जहां पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इनके दरमियान का डिस्टेंस अगर 90 डिग्री होगा तो बॉडी रोटेट करेगी, अदरवाइज इट डिपेंड्स हाउ मच एंगल्स। बेटा जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म, और वो डिस्टेंस पिविट पॉइंट या हिंज से स्टार्ट होता है और जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट तक के ओवरऑल डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म बोलते। और ये जो मोमेंट आर्म है इसका फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होना लाजमी है कि हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकें। जिस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं वो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिविट या हिंज टू द हैंडल और द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग फोर्स। उन दोनों के दरमियान का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम मोमेंट आर्म से शो करेंगे और वो मोमेंट आर्म and force should always be 90 डिग्री टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम फोर्स। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि द फोर्स कैन प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट। फोर्स क्या करेगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा अराउंड फिक्स पॉइंट। जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो उस फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, तो उस रोटेशन को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? टर्निंग इफेक्ट। इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट इन अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट। वो ऑब्जेक्ट डोर भी हो सकता है, वो स्पैनर भी हो सकता है। सो दिस टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बेटा अब मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैं बार बार लफ्ज यूज करूंगा मोमेंट आर्म, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स और पिवट या फोर्स और हिंज के दरमियान का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम मोमेंट आर्म बोलेंगे।
ठीक है, और जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी टर्न प्रोड्यूस होगा इस टर्न को हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे या इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। ओके, सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स इज m इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एंड व्हाट दैट डिस्टेंस इज मोमेंट आर्म। हम एक साइड पर लिख देते हैं m स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स, f वी ऑल नो इज फोर्स एंड d इज द मोमेंट आर्म। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द अप्लाइड फोर्स। तो m इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय d, ये क्या होगा? मोमेंट ऑफ। स्टूडेंट्स अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं विच विल बी मोमेंट। स्टूडेंट्स अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि द फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप दो चीजें लिख सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्सेस और द फोर्स टाइम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट इज आल्सो द मोमेंट ऑफ फोर्स। सो नेक्स्ट थिंग वी शुड राइट इज द यूनिट। और बेटा यूनिट हर बारी मैंने आपको बताया कि आप यूनिट जो है ना फॉर्मूले को देखकर लिखा करें। द मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स, we already studied the unit of force is Newton and the unit of distance is meter. So the unit of moment of force is Newton meter. Okay, अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप डोर ओपन करते हैं तो या तो वो बाहर की तरफ खुलता है या अंदर की तरफ। नहीं स्टूडेंट्स, आपने इसी दौरान एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, अगर आप डोर की एग्जांपल लेते हैं तो डोर दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आप उसको बाहर खोलते हैं तो उसका डिफरेंट डायरेक्शन है और आप उसको जब बंद करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो इट मींस दैट मोमेंट ऑफ फोर्स हैज डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दैट दीज डायरेक्शंस आर ओनली टू। मोमेंट ऑफ फोर्सेस की सिर्फ दो ही डायरेक्शंस हैं, या तो वो ओपन होता है या वो क्लोज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं इन टर्म ऑफ अ वीडियो जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस आपको वो दिखाएगा। नहीं 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 स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें एक बॉटल का लिड वो टर्न होगा तो ओपन होगा, लेकिन उसी के अगेंस्ट दूसरा साइड पे टर्न करूंगा तो वही लिड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी ढक्कन को, किसी भी नट को एक साइड पे टर्न करेंगे तो वो ओपन होगा, दूसरी साइड पर टर्न करेंगे तो वो क्लोज होगा। आप वीडियो देखें, उसके बाद हम इसको समझते हैं ये क्या है। स्टूडेंट्स आप डायरेक्शंस देख चुके हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्सेस के अंदर ये जो डायरेक्शंस हैं इनमें से एक को हम नेम देते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट एंड द सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? आपके सामने एक वॉच है, जिस डायरेक्शन में वॉच की नीडल्स मूव करती हैं वो डायरेक्शन बेटा कहलाती है क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये नीडल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। 12 to 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर आप नीडल्स के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर दें, अगर आपकी डायरेक्शन क्लॉक की नीडल्स के अगेंस्ट है तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ नीडल्स हैं, अगर किसी बॉडी का मोमेंट क्लॉक की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही है उसको हम क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे। अगर आप किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं अगेंस्ट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। अब अगर आपने देखना है कि कोई भी बॉटल का ढक्कन या किसी भी चीज को जो रोटेट कर रही है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उसको रोटेट करते हुए अपने जहन में आपने क्लॉक लेकर आनी है। जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव कर रही है, अगर आपका जो रोटेशन है बॉडी का वो भी उसी डायरेक्शन में है तो वो क्लॉकवाइज है। अगर आप उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, सो अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं इसको तो हम ये कह सकते हैं, इफ रोटेशन इज
इज लाइक अ क्लॉक, तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। इफ रोटेशन इज अगेंस्ट द क्लॉक देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एग्जांपल है, एक रूलर जिसको बैलेंस किया हुआ है मैंने। हम यहाँ पे सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट किस साइड पर है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किस साइड पर है। तो एज यू नो, आप जानते हैं ये पॉइंट क्या कहलाता है, पिवट पॉइंट। ठीक है, डोर के केस में हिंज था, अदरवाइज हम नॉर्मल केसेस में पिवट लेंगे। इस पिवट से लेकर, इस पिवट पॉइंट से लेकर जहां पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है, इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, मोमेंट आर्म। अब आप सर कहेंगे कि ये फोर्स यहाँ पे क्यों लग रही है, तो बेटा देखिए, ये इस पॉइंट के ऊपर हमने कुछ मैसेज अटैच किए हुए हैं और इस मैसेज की वजह से ग्रेविटी डाउनवर्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसे हम वेट फोर्स बोलते हैं, W। ओके, मैं सिर्फ इस साइड की भी बात कर रहा हूं। इसके ऊपर वेट फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है। बेटा अगर इस मैस को आप कुछ देर के लिए निगलेक्ट कर दें, तो हम सब जानते हैं कि ये स्केल या ये रूलर इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब आप ये लगाएं अंदाजा कि ये जो रोटेशन है, क्या ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो आई थिंक बेटा आप सबका आंसर होगा, सर ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। क्यों है क्लॉकवाइज, बिकॉज वेट इज पुशिंग इट डाउनवर्ड, तो ये भी नीचे ही तरफ आएगा, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट फिक्स्ड है तो ये नीचे क्या करेगा, रोटेट करेगा इस साइड पर। नेक्स्ट, अब यहां पे भी वही मैस अटैच्ड है, इस मैस की वजह से फोर्स यहां पे अप्लाई हो रही है। इस फोर्स से लेकर पिवट तक का डिस्टेंस अगेंस्ट अगेन वही मोमेंट आर्म, जिसको हम डी के तौर पे लिख रहे हैं। इस बॉडी की भी फोर्स कहां पे होगी, डाउनवर्ड, और वो फोर्स क्या कहलाएगी, वेट फोर्स, W। अब इस फोर्स की वजह से, अगर आप रेड वाली फोर्स को कुछ देर के लिए निगलेक्ट करें, इस फोर्स की वजह से ये जो रूलर है ये अब रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज वन पॉइंट इज फिक्स्ड। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये क्या डायरेक्शन है, तो आई होप आप सबका आंसर होगा, सर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। सो इट मींस दैट अभी तो ये बैलेंस्ड है, इसमें ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें क्या हो रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि दोनों साइड पर मैसेज की वजह से दोनों ही मोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक फोर्स राइट साइड पे अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे वेट लेफ्ट साइड पे जो है उसकी वजह से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और इस टॉपिक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंट। एंड समवेयर इन A levels you will be studying it like as law of lever। तो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड लॉ ऑफ मोमेंट क्या होता है? बेसिकली बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझाता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहता है कि जब तमाम फोर्सेस या तमाम मोमेंट्स किसी बॉडी के ऊपर जीरो हो जाए और वो बॉडी किसी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में बताई जाती है। अब वो ये कहेगा कि द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद आगे डिटेल्स में जाएंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। The body will be in equilibrium, or when a body will be in equilibrium, it means that the sum of all clockwise moments will equals to the sum of all anti-clockwise moment about the same point. So the resultant moment on an object will always be zero। ठीक है, और यही चीज आपने यूज करनी होगी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इसलिए इस चीज को समझ लें बहुत गौर से। यहां पे अब मैं लिखने लगा हूं, जो ऊपर बात लिखी है उसको इन टर्म ऑफ फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि द क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल्स टू द
एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है बेटा? मोमेंट का फॉर्मूला पड़ा था F मल्टीप्लाइड बाय D, सो द क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए भी फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय D होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और मोमेंट का फिर फॉर्मूला क्या है? F मल्टीप्लाइड बाय D। ठीक है, यहां पे लफ्ज सम भी यूज किया है मैंने, सो इट मींस दैट अगर क्लॉकवाइज मोमेंट एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे वो वाला मोमेंट भी F मल्टीप्लाइड बाय D। सो देर आर टू मोमेंट्स, मोमेंट 1 एंड मोमेंट 2, बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दे बोथ आर एडेड। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्सेस भी एक से ज्यादा हो गई तो हम उसमें भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय D सेकेंड मोमेंट एज वेल। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं, इसको हम अभी समझ लेते हैं। ये 1 होगा और इसको हम बोल देंगे 2। बेटा ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ी है उसको मैं दोबारा यहां पे कोट करूंगा। नाउ बेटा फोकस ऑन दिस। एक फोर्स अप्लाई हो रही है यहां पे जिसे हमने W बोला, और एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, इसको भी हमने W ही बोला है। लेकिन इसमें एक फोर्स क्लॉकवाइज है, दूसरी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज है उसके साथ हम क्या लिख देंगे? C क्लॉकवाइज फोर्स, एंड दूसरे साइड पे वेट जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके साथ हम लिख देंगे A फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हमने मोमेंट फाइंड करना है तो मोमेंट ऑन दैट साइड विल बी WC फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म डिस्टेंस, एंड ऑन द अदर साइड यहां पे भी जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स सिस्टम पे हमारी वेट फोर्स है जिसको हमने WA बोला है, एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मोमेंट आर्म, डिस्टेंस को मोमेंट आर्म बोलेंगे। सो इन दिस केस आप देख सकते हैं रूलर हॉरिजेंटली प्लेस्ड है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर यहां पे वेट 2 न्यूटन है तो यहां का वेट भी 2 न्यूटन ही है। सो अगर इसको इन टर्म ऑफ फॉर्मूला लिखना चाहूं तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा? वो लिखा जाएगा W वेट क्लॉकवाइज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेट एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। बेटा इसको और आसान करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगा जो थोड़ी सी टफ होगी। स्टूडेंट्स एग्जांपल पिक्चर आपके सामने है। हम सपोज करते हैं कि ये सिनेरियो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मींस सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स all are equal. Let us make a formula from them. जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है clockwise torque is equal to clockwise moment is equal to anti clockwise moment, क्या वो फिट बैठता है कि नहीं, उसको हम इन टर्म ऑफ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? बेटा ये सेकंड एग्जांपल है। सपोज किया ये इक्विलिब्रियम में है। अब फोर्सेस एंड मोमेंट को हम किस तरह से फॉर्मूले में राइट करेंगे, आइए देखते हैं। ऑन द राइट साइड मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं। 3 मैस हैं बेटा, मैस 1, मैस 2 एंड मैस 3 ऑन द राइट साइड, जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इस मैस की वजह से जो वेट प्रोड्यूस होगा वो W1 होगा। सेकंड मैस की वजह से जो वेट फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बेटा वो 2 है, और थर्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो W3 है। मोमेंट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्सेस हमारे पास W1, W2, W3 आ गई। अब डिस्टेंस बेटा पिविट से लेकर वेट 1 तक, W1 तक, ये डिस्टेंस है D1। फ्रॉम द पिविट टू द वेट 2 जो मोमेंट आर्म होगा वो D2 होगा, एंड फ्रॉम द पिविट टू द पॉइंट वेयर द वेट 3 इज हैंग्ड, पिविट से लेकर वेट 3 तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो D3 होगा। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि D3 यहां से यहां तक हुआ, D2 फर्स्ट वेट से सेकंड तक हुआ, D1 पिविट से फर्स्ट वेट तक हो गया। नहीं, आपका जो भी डिस्टेंस होगा वो पिविट पॉइंट से लेकर फोर्स पॉइंट तक ही होगा। पहला पॉइंट हमारा, पहला जो मोमेंट आर्म है वो पिविट पॉइंट से लेकर वेट 1 तक है। दूसरा हमारा जो मोमेंट आर्म या डिस्टेंस है वो पिविट पॉइंट से ही लेकर W2 तक है, और थर्ड हमारा पिविट पॉइंट से लेकर W3 तक का डिस्टेंस ही D3 है। सो हम इसको लिख लेते हैं पहले, फिर हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। तो बेटा हमने एक पढ़ा, एक फोर्स थी W1 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस D1, दिस इज द फर्स्ट फोर्स। प्लस सम करना है हमने तो ऐड करेंगे,
सेकंड वेट W, सेकंड ऐड करेंगे मोमेंट तो उस मोमेंट में भी आ जाएगा वेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और ये 2 है तो मैं ओवरऑल 2 लिख रहा हूं बाहर में। सेकंड ऐड करेंगे दोबारा से, क्योंकि 3 वेट्स हैं तो थर्ड वेट भी ऐड हो जाएगा यहीं पे, उसकी वजह से मोमेंट था W मल्टीप्लाइड बाय D एंड दैट इज 3। आप अंदर भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। इक्वल्स टू, अब आते हैं हम लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर बेटा क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, जिस पे वेट W1, जिस पे फर्स्ट वेट बेटा W1, सेकंड मैस 2 है तो इसकी वजह से वेट W2 एंड थर्ड मैस 3 है तो W3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दीज नंबर एज W4, 5 एंड 6। और डिस्टेंस क्या होगा? From the pivot to the weight 1 D1, from the pivot to the weight 2 D2 and from the pivot to the weight 3 is D3। आप इसको चेंज करके अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वेट 1 की बजाय वेट 4 लिखा है तो मेरा ये डिस्टेंस होगा D4, वेट 5 के साथ डिस्टेंस D5, वेट 6 के साथ डिस्टेंस D6। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और आपको इसको फॉर्मूले के अंदर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? पहला वेट D4 था तो W मोमेंट प्रोड्यूस होगा W मल्टीप्लाई बाय D एंड दैट इज 4। सम करेंगे, ऐड करेंगे, सेकंड वेट W उसका मोमेंट होगा WD और ये फिफ्थ है, एंड थर्ड वेट की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो W6 है तो W मल्टीप्लाइड बाय D इंटू 6। आप अंदर भी लिख सकते हैं, आप बाहर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला फॉर दिस। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको सॉल्व करेंगे हम ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर सकें फॉर्मूले को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर 3.1 आपको गिवन है जिसमें उन्होंने कहा एन एप्पल एंड अ 0.40 न्यूटन weight is placed on a rule so that rule remains balanced at 50 सेंटीमीटर मार्क। 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर एक एप्पल और दूसरी साइड पर 0.40 न्यूटन का कुछ वेट रखा है जिसकी वजह से ये रूल बैलेंस्ड है। अब अगर बेटा बैलेंस्ड है तो इस साइड पर हम पढ़ चुके हैं कौन सी फोर्स लगेगी? क्लॉकवाइज। एंड ऑन द साइड ऑफ एप्पल जो फोर्स जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेट है डाउनवर्ड वेट W है और इस W की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 0.40 न्यूटन। ऑन द साइड ऑफ एप्पल जो डाउनवर्ड वेट अप्लाई हो रहा है वेट W एप्पल की वजह से वो हमें नहीं गिवन। फ्रॉम द पिविट टू द एप्पल यहां तक का टोटल डिस्टेंस या मोमेंट आर्म आपको गिवन है इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर में। आपने कन्वर्ट करना होगा इसको मीटर में। कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय हम 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। इसी तरीके से फ्रॉम द पिविट टू द वेट 0.40 न्यूटन आपको जो मोमेंट आर्म गिवन है वो भी सेंटीमीटर्स में है 45, दोबारा से डिवाइड करेंगे 45 को तो ये आएगा 0.45 मीटर्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा द सेंटर ऑफ द मास ऑफ एन एप्पल इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिविट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेट इज एट 45 सेंटीमीटर। ये आपका मोमेंट आर्म गिवन है तो वो कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द एप्पल। एप्पल का वेट फाइंड करना है। क्लॉकवाइज मोमेंट बेटा वेट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, इसको मैं क्लॉकवाइज लिखूंगा, विल ऑलवेज बी इक्वल। क्योंकि ये बैलेंस्ड है इसलिए मैं इसको इक्वल लिख रहा हूं। वेट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म या डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज। बेटा वेट आपने फाइंड करना है W एंड डिस्टेंस जो गिवन है वो 0. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेट की वैल्यू है 0.40 एंड मोमेंट आर्म या डिस्टेंस है 0.45। दैट विल बी इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज साइड पे बेटा वेट आपको फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 0.25 मीटर। ये 0.25 मीटर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.45
0.45 and divided by 0.25. That will be equal to the weight of apple. So आप इसको multiply divide कर लेंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.7। स्टूडेंट्स, अगर यहीं पे आपसे वेट के बाद मैस ऑफ द एप्पल भी फाइंड करने को पूछ ले तो आप क्या करेंगे? दैट्स वेरी सिंपल। फॉर फाइंडिंग द मैस द वेट W इज इक्वल्स टू mg। वेट की वैल्यू गिवन है 0.72, मैस आपने फाइंड करना है एंड ग्रेविटी 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सॉल्व करेंगे 0.72 डिवाइडेड बाय 9.8 and it will come something around 0.073. Move on to the next question. Next question है बेटा, figure 2.1 shows a mobile bird sculpture that has been created by an artist. M is the center of mass. ये M जो है center of mass है, including its tail. टेल को इंक्लूड करके, मतलब ये पूरा स्कल्पचर इंक्लूड करके जो इसका सेंटर ऑफ मैस बनता है बेटा वो ये m है। द मैस ऑफ द बर्ड एंड द टेल इज 1.5 kg। इसका मतलब है इस पॉइंट मैस सेंटर ऑफ मैस के ऊपर जो इसका ओवरऑल जो मैस सेंटर्ड है वो कितना है 1.5 kg। यहाँ पे मैस है 1.5 kg। The bird sculpture is placed on a pivot. The artist add a counterweight at end E। यहाँ पे उन्होंने कुछ वेट ऐड किया ऑफ द टेल सो दैट बर्ड रिमेन्स स्टेशनरी इन द पोजीशन शोन। इस पोजीशन पे स्टेशनरी शो करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक वेट ऐड कर दिया। कैलकुलेट द मैस ऑफ द काउंटर वेट। इस वेट का मैस आपने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट है पिवट। इस पिवट से लेकर M तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। इस पिवट से लेकर टेल तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। एंड मैस आपको गिवन है किसका? M पॉइंट का, लेकिन मैस आपको E पॉइंट का फाइंड करना है। पिवट है, इसका मतलब केस वही होगा। एक साइड पर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज है। एट द टेल द मोमेंट इज क्लॉकवाइज एंड एट पॉइंट M द मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? आप सबको पता है, वेट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म ऑन द क्लॉकवाइज साइड। बिकॉज इसने बता दिया कि स्टेशनरी, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इट विल बी इक्वल टू द वेट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट सिंपल। द प्रॉब्लम इज के हमने फाइंड करना है मैस। तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ और, सो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा और अमेंड करेंगे। द फॉर्मूला फॉर वेट इज mg, सो m मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय d आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वेट को हम चेंज कर लेंगे। वेट की वेट फॉर्मूला जो है ना W इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय g एंड मल्टीप्लाइड बाय d एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहां से हमारे लिए मैस फाइंड करना आसान हो जाएगा। सेकेंड थिंग वी नीड टू डू इज, हमने डिस्टेंस d क्लॉकवाइज और डिस्टेंस d एंटी क्लॉकवाइज दोनों को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टेंस है 30 मीटर, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.12 मीटर। सो नाउ पुट ऑल दीज इन द इक्वेशन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैस नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, डिस्टेंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0.3 इक्वल्स टू मैस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको गिवन है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 9.8 ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर था तो मीटर में 0.12 कैलकुलेट करेंगे। मैस एज इट इज रहेगा, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ आपको सबको पता है। सो m इक्वल्स टू 1.5 multiplied by 9.8 multiplied by 0.12 and divided by 9.8 multiplied by 0.3।
3 and the answer will be 0.62 kg. स्टूडेंट्स, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप पहले वेट फाइंड कर ले एंड देन यूज W is equal to mg to find the mass. आप अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, बट इट्स गुड कि आप एक ही जगह पे सारा सॉल्व कर लें. आई होप स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर राइट नाउ. हमने 3 से 4 चीजें पढ़ी हैं. नंबर 1, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्सेस. पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अबाउट अ पिवट पॉइंट. इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं. सेकंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म. जो डिस्टेंस है पिवट और हैंडल या पिवट और पॉइंट ऑफ फोर्स के दरमियान में, उस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म बोलते हैं. थर्ड थिंग इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अगर आप डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक में मूव कर रहे हैं, अगर आपका जो रोटेशन है किसी बॉटल का रोटेशन है टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका मतलब है वो क्लॉकवाइज रोटेशन ही क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा. अगर आप अगेंस्ट द क्लॉक रोटेट कर रहे हैं तो इट विल बी अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. व्हेन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है ऑल द मोमेंट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन equals to the all the moments, sum of all the moments in the anti-clockwise directions, जिसको हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा. W moment in the clockwise direction will always be equal moment in the anti-clockwise direction. If there are more than one moments on the one side, so you have to add all the moments to solve the problem. Next lecture इंशाल्लाह बेटा हमारा मोमेंटम्स पर होगा. Stay tuned. अल्लाह हाफिज.